बहुत सारे लोग जरूरी नहीं है कि जिम में काम करने के लिए ही सर्टिफिकेशन लें, उनको अपना बिजनेस शुरू करना होता है। एनी एक्सरसाइजेस जिसमें इक्विपमेंट इन्वॉल्व ना हो, बॉडी वेट एक्सरसाइजेस होती हैं। टू बी एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड यू नीड टू कॉन्स्टेंटली बी अपडेटेड। ट्रेनर्स की भी ट्रेनिंग होती है, ऐसा नहीं होता कि किसी स्पेसिफिक पार्ट को लेके हम उसकी एक्सरसाइज शुरू कर दें। सोसाइटीज एक्सपेक्टेशन क्या होती है? तो अगर आपने वेट उठा लिए तो भाई ये तो अब बहुत ज्यादा मैनली हो जाएगी, बल्कि मैंने बहुत सारे लोगों को तो ये भी सुना है कि जिम नहीं करो, जिम छोड़ने के बाद जो है ना वो वेट बढ़ जाता है। सेहत यानी हेल्थ और वेलनेस की हम जब भी बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है कि खूब सारा प्रोटीन खाना है और जिम करना है। बट डू यू नो देयर इज अ होल अदर साइंस बिहाइंड इट, एंड फॉर दैट वी हैव टुडे मदीहा फातिमा, who is a pharmacist, a fitness trainer, a nutritional coach, and above all, she's a mom too. Assalamu alaikum Madiha. वालेकुम अस्सलाम। How are you? I'm good. सो मदीहा, आप बताएं थोड़ा सा अपनी स्टोरी के बारे में, कहाँ से आपने अपना जर्नी स्टार्ट किया और किस तरीके से जो है वो यहाँ तक पहुँची हैं आप? अच्छा, पहले तो मैं ये बता दूं कि वैसे बाय प्रोफेशन आई एम अ फार्मासिस्ट, बट जब कोविड आया उसके बाद एवरीथिंग वाज शट डाउन और कुछ भी नहीं था करने को। तो इत्तेफाक से आई यूज़ टू वर्क आउट इन अ जिम, तो वहाँ की ट्रेनर जो है वो किसी वजह से चली गई, कोविड की वजह से वो नहीं आ सकी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं क्लासेस लूँ ताकि किसी का वर्कआउट इफेक्ट ना हो। तो एंड आई स्टार्टेड टेकिंग क्लासेस। तो मुझे उसी वक्त लगा कि दिस इज़ समथिंग आई शुड डू, और मुझे बहुत मज़ा आया उस चीज़ में। तो फिर मैंने ऑनलाइन सर्चिंग की कि कहाँ से सर्टिफिकेशन होती हैं, क्योंकि मैं प्रॉपर चैनल के थ्रू आना चाहती थी, कुछ बेसिक नॉलेज लेके, इस तरह नहीं कि बस किसी भी जिम में चली गई और काम स्टार्ट कर दिया। तो इत्तेफाक से मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, एक GFT एकेडमी में एक प्रोग्राम हो रहा था फिटनेस ट्रेनिंग का, हाउ टू बिकम अ फिटनेस प्रोफेशनल। तो फिर वो मैंने ज्वाइन किया, उसका 3 मंथ्स का कोर्स था, और लकीली मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिल गई मेरे घर के पास ही, क्योंकि मुझे ये था कि बीइंग अ मॉम मुझे बहुत ज़्यादा अपना ट्रैवल टाइम थोड़ा सा कम भी रखना था और काम भी करना था। तो फिर पैरेलल लाइफस्टाइल खुला, मेरे घर के करीब ही था वो, तो वो मैंने ज्वाइन किया, आई गॉट सेलेक्टेड। और I have heard now there is a whole 4-year degree for sports as Exactly, well. कराची यूनिवर्सिटी से तो प्रॉपर स्पोर्ट्स एंड Yes. हेल्थ की डिग्री भी होती है। ग्रीनिच यूनिवर्सिटी है, और भी हैं यूनिवर्सिटीज इस्लामाबाद में भी काफी यूनिवर्सिटीज हैं जो बिल्कुल। वो एक उनका पूरा 4 इयर्स का पूरा प्रोग्राम होता है एक। बट अगर कोई नहीं कर सकता, इसलिए इस तरह जैसे अगर कोई मॉम है तो वो इतना नहीं दोबारा से स्टार्टअप ले सकती है और वो 4 इयर्स का पूरा करे, तो अब छोटी छोटी सर्टिफिकेशंस शुरू हो चुकी हैं। अच्छा मदीहा, ये जो सर्टिफिकेशंस का आपने बताया और सारे जो भी डिप्लोमाज हैं, या आप इसको डिग्रीज भी कह सकते हैं, अगर 4 इयर्स का है तो ऑब्वियसली वो डिग्री होगी, तो क्या वो इस स्टैंडर्ड के हैं जो पाकिस्तान में हो रहे हैं कि वो इंटरनेशनली भी अक्लेम्ड हो? नहीं, देखिए इसमें मैं ये कहूँगी कि जैसे एक डॉक्टर भी होता है, अगर वो फर्ज करें USA गया या इंग्लैंड गया, उसको वहाँ का एक प्रॉपर एग्जाम देना पड़ता है एंड देन दे गेट हायर्ड। यस। तो इसी तरीके से यहाँ की डिग्रीज इतनी ज़्यादा रिकग्नाइज नहीं है बाहर, तो वो आपको दोबारा से, लेकिन ऑनलाइन इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस होती हैं जो कि लोग करते हैं, और कुछ लोग बाहर जाके भी करते हैं। वो 3 मंथ्स का होता है, आप 6 मंथ्स के लिए चले गए। तो NASM हो गया या ACCM हो गया, ऐसी इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको ऑनलाइन इंटरनेशल सर्टिफिकेशन देते हैं। तो वो आप अगर वो घर बैठे आप वो ले सकते हैं, यू कैन डू इट। तो आप कहीं बाहर जाएंगे तो वो होती हैं, आई मीन रिकग्नाइज्ड। अच्छा, इससे एक और चीज सामने आती है कि ह्यूज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉलोज मेडिटेशन एज वेल। यस, फॉर देयर अचीविंग प्राइम हेल्थ एंड ऑल, और योगा वो फॉलो करते हैं। और जितने भी लोग योगा सुन के हमारे दिमाग में ये आ रहा होता है ना कि बस वो एक ब्रीदिंग करनी है और सुकून से बैठना है। योगा में भी अब बहुत वेरिएशंस आ गई हैं, पिलाटेस हो गया या एरियल योगा हो गया, अब लोग इस तरफ भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं। और स्पेशली ये वाली जो चीज़ है वो आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन को बहुत ज़्यादा केटर करती है। इसी तरह से जब हम औरतों की बात करते हैं और औरतें इस फील्ड में आ रही हैं, तो औरतों को इस फील्ड में क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? कोई ऐसे चैलेंजेस जो आपने फेस किए हो बीइंग अ वुमेन स्पेशली? अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने इतना चैलेंज नहीं फेस किया, बट ऑफ कोर्स बीइंग अ मॉम मुझे ये सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए ये था कि मैं अपने पैशन को करते हुए अपनी फैमिली को नेग्लेक्ट ना करूं। सबसे बड़ा चैलेंज जो इस फील्ड में होता है वो ये होता है कि अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव नहीं है तो फिर ये आपके लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है, इसमें यू हैव टू बी स्ट्रेस फ्री, यू हैव टू बी एक्टिव। अगर आपको फैमिली की तरफ से ही सपोर्ट नहीं है तो वो आप उस तरीके से केयर फ्री होके आप नहीं कर सकते। और मदिया, इसमें तो आप दूसरे का स्ट्रेस भी रिड्यूस कर रहे होते हो ना। तो अगर आपके पास एक क्लाइंट आ रहा है तो वो ये आपसे आई मीन एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उसको पॉजिटिव एनर्जी देंगे। अगर आप खुद ही
डाउन है, लो Negative हैं energy में। या आप स्ट्रेस्ड हैं, तो आप उसको नहीं इस तरीके से वो अपनी चीज कर पाएंगे, तो वो So यही होता true. है कि वो फिर कुछ अरसे करते हैं एंड देन दे गो। अच्छा, एक और चीज़ बताओ कि अपार्ट फ्रॉम गोइंग इनटू जिम्स और वहाँ पे आप अप्लाई करें और अपना पोर्टफोलियो शेयर करें, हाउ डू यू सी इट डूइंग ऑन योर ओन? लाइक होम बेस्ड भी काफ़ी लोग कर लेते हैं इसको, घरों में कर लेते हैं मैनेज अपने जिम को। बिल्कुल, अब जैसे लोग सर्टिफिकेशंस लेते हैं, बहुत सारे लोग ज़रूरी नहीं है कि जिम में काम करने के लिए ही सर्टिफिकेशन हाँ। लें, उनको अपना बिजनेस शुरू करना होता है। कुछ लोग स्टूडियोज बना लेते हैं अपने ही घर में कि कहाँ क्लासेस दे दी, या फिर कुछ ऐसे जो मेन इंस्ट्रूमेंट्स लाके, इक्विपमेंट्स लाके रख दिए कि वो बेसिक एक्सरसाइजेज हो सकें। तो अगर आप स्टार्टअप लेना चाहें तो आप छोटे से उससे भी कर सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स अगर आपको कोई बड़ा जिम खोलना है तो उसके लिए अगर आप फिटनेस रिलेटेड नहीं भी हैं तो यू हायर कंसल्टेंट्स। जैसे कि Exactly. मेरे जिम में हमारे ओनर, ही इज़ नॉट फिटनेस रिलेटेड, तो उन्होंने, हम वासिफ हैं, एक होते हैं फिटनेस कंसल्टेंट हैं, उनको हायर किया हुआ है। दे यू नो प्लान एवरीथिंग, और सारी चीज़ें कि जिम में क्या चीज़ होनी है क्या नहीं। सो डोंट यू थिंक कि अगर हम इसको घर में खोल लेते हैं तो हम उस तरीके से इक्विपमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं? हाँ, नहीं, जाहिर है, अब अगर आप घर में खोल रहे हैं तो आपके लिए बहुत लिमिटेड वो होती हैं, आई मीन अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि आप ज़ाहिर है घर में वो वाले इक्विपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा क्या रख लेंगे, आप ट्रेडमिल रख लेंगे, साइकिल रख लेंगे, उस तरीके से तो नहीं हो सकता है जैसे जिम। लेकिन जैसे आप ये कर सकते हैं कि क्लासेस कंडक्ट, एरोबिक्स क्लासेस होती हैं, योगा होती है, या हेड क्लास हो गई, आपने पेयर ऑफ डम्बल्स ले आए आप और 10-12 लेडीज़ को एक जैसे क्लासेस दे दी, इस तरीके से कर सकते हैं। एनी एक्सरसाइजेज रिगार्डिंग जिसमें हम इक्विपमेंट इन्वॉल्व ना हो, वो हम करवा सकते हैं। हाँ, जुम्बा बिल्कुल, इज फाइन, बॉडी वेट एक्सरसाइजेज होती हैं, बॉडी वेट एक्सरसाइजेज होती हैं, इसमें बहुत सारी बॉडी वेट एक्सरसाइजेज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अभी जैसे जैसे हम बात करते जा रहे हैं ना अनिला, मतिया, मुझे रियलाइज हो रहा है कि इसमें इतनी वास्ट बहुत ज़्यादा बिल्कुल स्प्रेड हो चुकी है ये सब चीज़ें कि to be an expert in this field you need to constantly be updated. Exactly. I feel This is the point. क्योंकि ये ऐसी फील्ड है कि अगर एक चीज़ आ रही है इसमें कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, ये चीज़ बहुत बेनिफिशियल है, तो 2 साल बाद वही आ जाएगी कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। और ये बहुत सारी एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जो how do you take up that? ये क्या करती हो कि every 6 months या every year कोई refreshing? इसके लिए ये होता है कि हमारे जो बॉस हैं या हमारे जो ओनर हैं वो क्लासेस कंडक्ट करवाते रहते हैं, ट्रेनर्स की भी ट्रेनिंग होती है। तो जो हमारे जो फिटनेस मेंटोर्स हैं, वासिफ भाई हो गए या और भी लोग हैं, तो वो क्लासेस लेते हैं ऑफ एंड ऑन, ट्वाइस इन अ मंथ या फिर वंस इन अ मंथ। तो वो ट्रेनर्स की ट्रेनिंग होती है और डिफरेंट रिसर्चेस जो आती हैं उसके बारे में डिस्कशंस होती हैं कि भाई ये कराना है, अब ये नहीं कराना, या इस तरीके से मतलब अप टू डेट रखते हैं। और ख़ुद भी अपनी रिसर्चेस भी चलती रहती हैं। अब तो आपको पता है कि इंटरनेट का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो बहुत सारी चीज़ें अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको खुद भी मतलब हमारी कोई ये हमारा एनवायरनमेंट कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप एक स्टैंडर्ड है जो आप उसी को फॉलो नहीं कर कर सकते आप। एग्जैक्टली। तो हमें यूजुअली ये करना पड़ता है कि हमें अपने एनवायरनमेंट, अपनी हेल्थ कंडीशन के हिसाब से इम्प्रोवाइज करना पड़ता है रेगुलर। तभी हम देखते हैं ना कि वो जो कुछ सालों पहले हमारी जो प्रैक्टिसेस होती थी, अब हम कहते हैं कि नहीं, अब ये नहीं करना। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं करती थी और अब मैं सोचती हूँ कि मैं ये क्या करती थी, मतलब मुझे इतनी नॉलेज ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल हाँ, बहुत सारी एक्सरसाइजेज ऐसी थी जब मैं वो करती थी, मुझे नहीं पता था कि मैं ये क्यों कर रही हूँ। मतलब मैं कर रही होती थी और वो इफेक्टिव भी होती थी, बट मुझे उसकी बेसिक नॉलेज, उसका बैकग्राउंड नहीं पता था कि हाँ भाई ये क्या चीज़ करती है और ये कितनी करनी चाहिए। अब जो है वो लोगों में अवेयरनेस भी थोड़ी सी खुद भी आ गई है और हम भी अवेयर करने। पहले तो लोग आते हैं जैसे बहुत सारी फीमेल्स या मेल आते हैं कि हमारा पेट बहुत ज़्यादा है, बस हमें ये कम करना है और हमें वी आर हैप्पी विद आवर बॉडी, बस हमें पेट कम करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये मिसकंसेप्शन क्लियर करना चाहूँगी मैं यहाँ पे कि ऐसा नहीं होता कि किसी स्पेसिफिक पार्ट को लेके हम उसकी एक्सरसाइज शुरू कर दें। स्पॉट रिडक्शन इज अ मिथ ओनली, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू डू अ फुल बॉडी वर्कआउट और इट मेनली डिपेंड्स ऑन योर डाइट ऑल्सो कि आप क्या डाइट ले रहे हैं। सिर्फ एक्सरसाइज करने से, लेकिन यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर डाइट, तो मतलब मैं आपको अभी से बता रही हूँ कि इट वोंट इफेक्ट यू। यू आर सो ट्रू, बिकॉज जब मैं भी ये सब चीज़ें फॉलो कर रही थी तो उस वक्त भी मैंने पढ़ा था कि exercise is only 25% of yes, your exactly, बिल्कुल 80 to 85% is your diet 75% is your diet and it totally depends on your body कि वो कहाँ से फैट लूज करेगी। ये हम नहीं डिसाइड कर सकते कि आपके नहीं आर्म्स कम हो जाएंगे 2 महीने बाद और आपकी लेग्स, हो सकता है आपकी लेग्स पहले और कम हो जाएं, आर्म भी कम होंगे आपके, बट
वो ग्रेजुअली बॉडी शेप में आती है। जब हर चीज से कम हो जाती है, फिर हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके जो पार्ट मसल बिल्डअप करते हो, मसल बिल्ड करते हैं। तो इस तरह एक साइंस होती है, एक प्रॉपर एक तरीका होता है इसका। ऐसा नहीं होता कि हम जैसे किसी टेलर के पास जाते हैं कि ये चीज कम कर दो और ये चीज ज्यादा कर दो। तो इस तरीके से ये तो बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। एंड यू हैव टू बी पेशेंट अबाउट इट। ये नहीं कि जैसे बहुत सारे लोग आते हैं कि हमारे पास 2 महीने हैं, हमें जिम करना है, या एक महीना है, मेरी शादी होने वाली है। तो उन लोगों को मेरा यही जवाब होता है कि मतलब इट टेक्स इयर्स। ये आप अपना लाइफस्टाइल बनाएं, ये सोच के नहीं आए कि हमें 2 महीना करना है या 3 महीना करना है। मेक इट योर लाइफस्टाइल। बहुत सारी ऐसी फीमेल्स होती हैं, स्पेशली जब मैं जिम कर रही होती हूँ तो अक्सर ऐसी लड़कियाँ आती हैं और वो कहती हैं कि हमारी शादी होने वाली है। जैसे भी आपने शादी की बात की, तो हमें जो है जिम ज्वाइन करना है, और वो जिम कर रही होती हैं लाइक 2 साल से 2.5 साल से, तो मैं देख रही हूँ। और जहाँ उनकी शादी की डेट फिक्स हुई, उन्होंने छोड़ दिया कि अब हमारा टारगेट अचीव हो गया है, अब हमने छोड़ दिया है। वो उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं करती हैं कि मतलब ये तो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है ना, आपको इस चीज़ को छोड़ नहीं देना चाहिए। देखें, और फिर लोग ये भी कंप्लेन करते हैं कि जिम, बल्कि मैंने बहुत सारे लोगों को तो ये भी सुना है कि जिम नहीं करो, जिम छोड़ने के बाद जो है ना वो वेट बढ़ जाता है। तो भाई ये एक बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि आपने एक हेल्दी लाइफस्टाइल अचीव किया हुआ था, आप जिम जा रहे थे, यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी, यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर डाइट, एंड वो आपने छोड़ के, सब कुछ छोड़ के आप एक वापस से यू रिटर्न बैक टू योर ओल्ड लाइफस्टाइल। तो डेफिनेटली वो चीज़ें खराब होंगी, एंड देन यू ब्लेम जिम के हमने जिम छोड़ा तो हमारे साथ ये हो गया। ऐसा नहीं होता। तो वो आपको, आप भले जिम नहीं भी करें तो आप कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी रखें विद योर हेल्दी लाइफ। और जो एक कंसर्न आता है ख़वातीन का, वो है मॉडेस्टी भी। क्योंकि यूजुअली हम जिम जो है वो एक सर्टन एथलेटिक वेयर पहन के कर रहे होते हैं। तो हाउ डू यू टेक केयर ऑफ दैट? देखें, मॉडेस्टी की डेफिनेशन मैं यही कहूँगी कि सबके लिए डिफरेंट है। किसी के लिए घर से निकलना भी औरतों का मॉडेस्टी नहीं है। वो इस चीज़ को भी कहते हैं कि ये तो घर से निकल रही है, ये तो काम पे जाती है, ये तो मतलब आपने सुना ही होगा। किसी के लिए एक लूज टी शर्ट पहनना भी मॉडेस्टी नहीं है, क्योंकि वो टी शर्ट पहनी हुई है बस, या वो जीन्स पहनी हुई है, तो शी इज़ नॉट मॉडेस्ट। तो मैं इस पे यही कहूँगी कि सबके लिए डेफिनेशन डिफरेंट है। बट इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन को एनवायरमेंट, या किसी भी रीज़न की वजह से आपको घर से अगर इजाज़त नहीं मिली हुई, तो देयर आर फीमेल्स ओनली जिम्स, देयर आर पर्टिकुलरली लेडीज टाइमिंग्स, उसमें आप काम कर सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शंस हैं। वेट लिफ्टिंग अभी एक बहुत बड़ा एक बिल्कुल वो है कि भाई ये टैबू है कि ये ख़वातीन वेट लिफ्टिंग कैसे करी हैं। तो मैं इसी बात पे आ रही थी कि कल्चरल एक्सपेक्टेशंस और हमारी सोसाइटीज एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि अगर एक लड़की फिटनेस प्रोफेशनल है। सबसे पहले तो यही होता है कॉन्सेप्ट कि यार ये जिम जाती है, अगर आपने वेट्स उठा लिए तो भाई ये तो अब ये तो बहुत ज़्यादा मैनली हो जाएगी, या ये तो लड़कों की तरह एक्सरसाइज कर रही है। हालांकि ये इट्स अ टोटल मिसकंसेप्शन कि लड़कियों के बहुत मसल्स बन जाते हैं अगर वो लिफ्टिंग करें। ऐसा कुछ नहीं होता। लड़कियों में वो हार्मोनल डिफरेंसेस होते हैं, जो लड़कों में हार्मोन्स होते हैं टेस्टोस्टेरोन, वो लड़कियों में इस तरह नहीं होते। लिफ्टिंग से उनकी हेल्थ इश्यूज रिजॉल्व होते हैं। औरतों में ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह ज़्यादा होता है, आर्थराइटिस वो ज़्यादा इस चीज़ की तरफ प्रोन होती हैं। तो वेट लिफ्टिंग तो उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है वेमेन के लिए। उनसे इनके आधे से ज़्यादा मसाइल तो वेट लिफ्टिंग से। लेकिन भाई अब तुम ये कैसे इसको प्रूव करोगे, क्योंकि हमें तो वेट उठाना मना होता है। हम कहते हैं कमर में चुका जाएगी, हम तो किसी काम के लिए रहेंगे। इसीलिए तो अब जो है एक जो फिटनेस ट्रेनर्स हैं वो एक प्रॉपर सर्टिफिकेशंस के साथ आ रहे हैं, और आई एम रियली ग्लैड कि अब पढ़े लिखे लोग इस तरफ आ रहे हैं। पहले लोग क्या करते थे, खुद की बॉडी बनाई, खुद एक्सरसाइज कर ली, बहुत अच्छी बॉडी बना ली, एंड दे बिकम फिटनेस ट्रेनर। उनको नहीं पता कि दूसरे की बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, उसके साथ क्या मसले मसाइल हैं। ज़रूरी नहीं है जिस तरह आपकी बॉडी बनी है इस तरह दूसरों की भी बन जाएगी। अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि आप वो सब चीज़ें अप्लाई कर ही नहीं सकते जो आपने अपने ऊपर अप्लाई। एग्जैक्टली, एवरी क्लाइंट की बॉडी टाइप डिफरेंट होती है, और अब क्लाइंट भी अवेयर हो गया है। दे क्रॉस क्वेश्चन यू, अगर उसको लगता है कि हाँ भाई ट्रेनर जो है वो अब इतना केपेबल नहीं है कि उनको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो वो अब क्लाइंट भी समझ जाते हैं कि अब वो भी पूछते हैं आने के बाद कि आर यू सर्टिफाइड। तो उनको भी अब इस चीज़ का होता है कि हाँ भाई हम अंडर उनके ट्रेनिंग करें जो सर्टिफाइड हों और जिनको प्रॉपर नॉलेज हो। तो हर की बॉडी टाइप डिफरेंट रिस्पॉन्ड करती है। ज़रूरी नहीं है कि एक को अगर 3 मंथ्स में अच्छा रिजल्ट मिल गया तो दूसरे को भी मिलेगा। सही बात है। बहुत सारी एक्सरसाइज एक इंसान कर सकता है बट वो दूसरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसके साथ हेल्थ इशू है, वो उसको नहीं करनी चाहिए। PCOS की आती हैं बहुत सारी विमेन,
उनको बहुत सारी एक्सरसाइजेज नहीं करवाते, इंटेंसिव कार्डियोज हो गए, उनको नहीं करना चाहिए। तो हम उनको अवेयर करते हैं, लोगों को पता ही नहीं है बात कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो एक गुड फिटनेस ट्रेनर की यही क्वालिटी होती है कि वो किस तरह लोगों को सारी चीज़ों को देख के और इसके बाद फिर जो है वो आगे से गाइड करे। वो एक पूरा वर्कआउट प्लान होता है उनका। गवर्नमेंट के पास कोई इस तरीके के आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं फॉर ऑल द विमेन कि अगर वो इस तरह की कोई फिटनेस एजुकेशन लेती हैं या डिग्री लेती हैं? हाँ, ये चीज़ें हो रही हैं। जैसे विमेन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वो आई थिंक गवर्नमेंट बेस्ड है। वहाँ पे जो सारी जो काम करने वाले हैं, ट्रेनर्स हैं या जो आपको गाइड करते हैं, वो सारी लेडीज़ ही हैं, फीमेल्स हैं। तो ऐसे हैं इदारे हैं। जी बिल्कुल हैं। या फिर जो एकेडमीज़ हैं, स्पोर्ट्स एकेडमीज़, वो भी गवर्नमेंट के उसमें आती हैं, वहाँ पे भी लोग जो अप्लाई कर सकते बिल्कुल। हैं। मदीहा, क्या हमें जो है वो अगर कोई मतलब फिटनेस ट्रेनर बनना जा रहा है, बनने जा रहा है, उसको एज अ प्रोफेशन अपनाने जा रहा है, तो उसे क्या सेफ्टी मेजर्स जो हैं वो अपने माइंड में रखने चाहिए कि क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं अपने लिए भी और अपने क्लाइंट के लिए भी? सबसे पहले बीइंग अ फिटनेस ट्रेनर तो आपको अपने ऊपर सबसे ज़्यादा वर्क करना होता है। आप खुद सबसे पहले तो इंजर्ड ना हो, क्योंकि आप खुद ही इंजर्ड होंगे तो आप सामने वाले की सेफ्टी का क्या ख्याल रखेंगे। प्लस जो क्लाइंट आता है उसकी एक पूरा हिस्ट्री ली जाती है पहले तो, भाई वो कहाँ से आया है, उसने पहले वर्कआउट किया है, कहीं उसको इंजरी तो नहीं हुई पहले से, तो उसको क्या वर्कआउट कराना है या क्या उसको एक्सरसाइज, क्योंकि बहुत सारे लोग डिफरेंट बूट कैम्प से आते हैं, आई एम सॉरी टू से, वहाँ पे नहीं इतना ज़्यादा देखते लोगों को और वो इंजरीज लेकर आते हैं। बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जो इंजरीज लेकर आए हैं, किसी को बैक, किसी को नी। तो सबसे पहले तो हमारा सबसे पहला ही एक थॉट होता है किसी भी फिटनेस ट्रेनर का कि भाई इंजरी का बहुत सबसे रिहैब देना है पहले, बिल्कुल इंजरी को रिहैब सबसे पहले तो हमारा यही मेन फोकस होता है कि क्लाइंट को किसी भी तरीके की इंजरी नहीं होनी चाहिए। हालांकि बहुत सारे लोग आते हैं, वो बोलते हैं बस इतनी सी एक्सरसाइज हमें और कराएं, तो हम उनको अवेयर करते हैं कि नहीं, दिस इज इनफ फॉर यू, दिस इज इनफ फॉर टुडे, हम ग्रेजुअली लेके चलेंगे। तो सेफ्टी तो इस फील्ड में सब, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मेन फैक्टर्स, सेफ्टी। और जिस तरह से आप न्यूट्रिशनल प्लान्स बना के देते हैं, डाइट प्लान्स देते हैं, तो फिर इन चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ता है कि किसी किस्म की कोई एलर्जी नहीं है किसी को, या उनका अगर कोई फेवरेट फूड है या उनको कोई फूड स्पेसिफिक फूड नहीं पसंद, पहले तो हम यही गाइड करते हैं कि भाई नो फूड इज़ बैड, आप हर चीज़ ले सकते हैं। बट होता है सबका कि किसी को एलर्जीज होती हैं, किसी को बिल्कुल भी कोई चीज़ नहीं खानी होती, तो उसको हम ऑप्शंस देते हैं कि चलें इसकी जगह ये कर लें। साउथ एशिया में यूजुअली ज्यादातर लोग जो है वो डेयरी और ग्लूटेन इंटॉलरेंट है। हाँ, लेकिन हमें बिल्कुल आइडिया नहीं होता, क्योंकि हमारे वही मैं बात कर रही थी ना कि वो जो बचपन से करते आ रहे हैं कि दूध पीना है और उससे जान बनेगी, हड्डी में जान आएगी। लेकिन जब आप न्यूट्रिशनल कोचिंग करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपको पहले ये पता करना है कि आप डाइजेस्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली, टेस्ट होते हैं। अगर जैसे आप वो हैं, आई मीन किसी चीज़ के बारे में श्योर नहीं है, तो हम उनको बोलते हैं आप टेस्ट करवा लें अपना, ताकि एक चीज़ के बारे में श्योरिटी हो जाए कि हाँ भाई आपको इस चीज़ से एलर्जी है, आप नहीं लें, इसका उल्टा इफेक्ट होगा अगर आप लेंगे तो। अच्छा, what do you think is the minimum investment required to do this as a startup? यानी मेरे ख्याल से तो आप बहुत ही बेसिक से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप स्टार्टअप लेना चाह रहे हैं तो आप अपने घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप विद नो इक्विपमेंट। आप नॉर्मल खुद से भी एक्सरसाइज करा के लोगों को मोटिवेट करके, जैसे आपने ग्रुप ऑफ विमेन को ले लिया, आप खुद एक्सरसाइज करा रहे हैं, बॉडी वेट एक्सरसाइजेज होती हैं बहुत सारी, ऐसी हिट वर्कआउट्स होते हैं जो कि विदाउट इक्विपमेंट भी हो जाते हैं। तो अगर मैं बोलना चाहूँ कि स्टार्टअप कहाँ से लेते हैं, तो ऐसे भी ले सकते हैं। और अगर आप इसको बड़े उसमें वो करना चाह रहे हैं तो ऑफ कोर्स यू नीड मनी फॉर दैट। सो यू मीन कि अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट की हम बात करें तो दैट विल बी just the fees of that certification you did? हाँ बिल्कुल, and you are good to go. Exactly. यानी आप सिर्फ वहाँ से अपना and if you are willing तो you are good to go। अगर आपने सर्टिफिकेशन अच्छी की हुई है, you have basic knowledge और आपको लगता है कि आप किसी की जिंदगी में चेंज ला सकते हैं, तो फिर you should definitely go for it। और अगर हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, अपना सेटअप कर लिया, उसके बाद फिर हम इसकी मार्केटिंग जो है वो किस तरीके से करें? मार्केटिंग ये है कि आपको तो पता ही है कि आप सोशल मीडिया का कितना दौर है। आपको मैं अपना बताऊं तो मतलब एक तो माउथ मार्केटिंग भी होती है, बिल्कुल होती है। और लेकिन अगर आपका अपना सोशल मीडिया भी स्ट्रांग हो ना, इवन मैं जो हूँ वो ऐसा कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश करती हूँ जिससे ये नहीं कि मैं सिर्फ अपनी एक्सरसाइजेस दिखा रही हूँ, मैं चाहती हूँ दूसरे जो मुझे देख रहे हैं उनको उससे कोई फ़ायदा हो।
तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ऑन डेली बेसिस के, और लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि मदिया यू आर डूइंग रियली गुड और यू आर वेरी हेल्पफुल। तो बहुत खुशी भी होती है कि चलो यार लोगों को हेल्प मिल रही है। तो सोशल मीडिया, बस मैं तो कहती हूँ सोशल मीडिया ही आप तो कहाँ से कहाँ आपको पहुँचा देगा। इनफैक्ट ये भी मैं जो यहाँ आई हूँ मुझे सोशल मीडिया बिल्कुल स्टार्ट कर लिया। बट बीइंग अ मदर, What were the challenges you faced? देखें, बीइंग अ मदर सबसे पहले तो मेरा यही कंसर्न था कि आई हैव अ किड ऑल्सो, तो वो इफेक्ट ना हो बस, क्योंकि अब ही इज़ ग्रोइंग, अब ही इज़ इन क्लास 5, तो उसकी स्टडीज़ भी थोड़ी सी टफ होती जा रही हैं। मेरा सबसे बड़ा मेन कंसर्न यही था कि वो इफेक्ट ना हो। बट अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली की तरफ से सपोर्ट थी, तो मुझे ये था कि आई वर्क 4 days a week। तो जो 3 days होते हैं आई मेक श्योर कि आई गिव प्रॉपर टाइम टू हिम, टू हिज स्टडीज। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गोइंग गुड। So she is keeping a balance as well. She's keeping a good balance with what she is passionate about. And I feel हम माएँ जो है ना वो कभी भी कुछ भी कर लें। Exactly. Kids are the first thing on our priority. mind. I hope आपको इस एपिसोड से बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली जो आप प्रोफेशनली फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू मदिया फॉर जॉइनिंग अस एंड हैविंग दिस इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन विद अनीला। फॉर हैविंग मी आल्सो। स्टे ट्यून ऑन मॉमकास्ट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर मौजूद हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।